Very good morning, dear students. Welcome to the science lecture. Myself, Tosip sir. So, till this date, we have completed our 2 units. Unit number 1, chemical reactions and equations, and unit number 14, sources of energy. From this lecture, I am going to start a new unit, chapter 10, light, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. इन स्टैंडर्ड 8 चैप्टर आता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी सरफेस हो, उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट हो, लाइट रेस इंसिडेंट हो, और उस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट यानी कि गिरने के बाद वो लाइट अगर वापस आए, मतलब इफ़ इट इज़ बाउंस बैक फ्रॉम दैट सरफेस, देन दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. कोई भी लाइट रे आ रहा हो इस तरीके से, इस सरफेस के ऊपर टकराए और टकराने के बाद वापस चला जाए, कोई भी एब्जॉर्प्शन किए बिना, लाइट के 1% के एब्जॉर्प्शन के बिना अगर लाइट रेज जो है वो बाउंस बैक कर जाए, मतलब रिटर्न हो जाए उस सरफेस से, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. जैसा कि ये 8th स्टैंडर्ड का बेसिक टॉपिक है जो मैंने अभी आपको समझाया. चलिए आइए, तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से. We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in dark room. Lighting up the room, things become visible. What makes things visible? This is one interesting question. How the things become visible to us? हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती है? तो there is a phenomena of reflection which comes into the picture while we are discussing this topic. होता क्या है कि जब भी डे टाइम की बात करूँ अगर मैं, तो दिन के वक्त बाहर जब हम निकलते हैं तो बहुत कड़ी धूप होती है या तो मॉडरेट सनलाइट होती है. कोई भी चीज़ के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो चीज़ उसके ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को क्या करती है? बाउंस बैक करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है, और उसमें से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक पहुँचती है उसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती है. दिस इज़ द सिंपल आइडियोलॉजी और सिंपल थियरी बिहाइंड how the thing becomes visible. During the day, the sunlight helps us to see the objects. So, it is very clear that during the day, we can see the objects because of sunlight. But in the night time, there is no sun. So, we need an artificial source of light to see the objects. Okay? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पिछला ये डिस्कस हो गया, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे. देर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. A study of the properties of light helps us to explore them. ये रिफ्लेक्शन के साथ कई सामान्य बट अद्भुत तरीके के फेनोमेनास जुड़े हुए हैं. रेनबो कैसे बनता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, लाइट जो है वो मीडियम में बेंट कैसे होती है, इन सभी सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर के अंदर. यहाँ पे से By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. हमारे आजू बाजू जो ये ऑप्टिकल फेनोमेना है रिफ्लेक्शन का, तो उससे हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती होनी चाहिए. यानी कि लाइट के रेज होते हैं, रेज ऑफ लाइट, इट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन्स रादर देन स्कैटर्ड. ओके, ये स्कैटर्ड ट्रैवल नहीं करते. कैसे ट्रैवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में.
अभी ये मालूम कैसे चलता है कि जो लाइट के रेज है दैट आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो whenever we put an object in front of the light source, यानी कि कभी धूप के टाइम एक काम करिएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो कोई भी. ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसके आर पार लाइट रेज ना निकल सके, उसको सामने रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? नीचे उसका शेडो मिलेगा. ठीक है, परछाई उसकी मिलेगी. सो वो परछाई देखिएगा कि जिस शेप का आपका ऑब्जेक्ट है उसी शेप में आपको शेडो मिलेगा. तो अगर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही होंगी तभी ही आपको क्या मिलेगा? एक सिमिलर काइंड का शेप मिलेगा. लेकिन अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं कर रही होगी तो आपको सेम टाइप का शेडो नहीं मिलेगा. तो इस फैक्ट से हम ये जान सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है रादर देन स्कैटरिंग. ओके, चलिए. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. इस चैप्टर के अंदर हम लाइट है वो एक सेल्फ स्ट्रेट प्रोपोगेशन लाइट का होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा मान के इस चैप्टर को समझेंगे. This basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. कुदरत के अंदर जो ऑप्टिकल फेनोमेना क्रिएट होते हैं या तो बनते हैं उसकी हमें काफ़ी मदद मिलेगी जानने में इस चैप्टर से. चलिए आइए उसका बाद का टॉपिक लेते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. Highly polished surface यानी कोई ऐसी सरफेस की जो एकदम चमकीली हो, जैसे कि मिरर. प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में. 8 मिरर, वेट, तो इसके ऊपर जो भी लाइट रेस एमिट होती है वो लाइट रेस इसके ऊपर पड़ने के बाद क्या होती है? बाउंस बैक होती है. मतलब उसके ऊपर जब गिरेगी तभी उसकी सरफेस जो है वो इतनी पॉलिश्ड है कि वो अपने ऊपर पड़ रही लाइट रेस को क्या कर देंगी? बाउंस बैक कर देगी, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगी. अभी हम बाउंस बैक को किस नाम से जानेंगे? रिफ्लेक्ट से. ठीक है. सो the highly polished surface such as mirror will reflect all the or almost light which is falling on it. Okay, you are already familiar with the laws of reflection of light. हमें मालूम है 8th स्टैंडर्ड में ही हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी कर लिए थे. ठीक है, चलिए आइए उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. जैसे कि आपने 8th के अंदर पढ़ा हुआ था कि अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस हो ऐसे, उसके ऊपर लाइट का रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है. इंसिडेंट हो रहा है मतलब उसके ऊपर गिर रहा है. अब जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे गिर रहा है इस जगह पे, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, जिसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लाइन यहाँ पे है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस तो पॉलिश्ड सरफेस है, उसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अभी पॉलिश्ड सरफेस है इसलिए ये लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन ये किस दिशा में रिफ्लेक्ट होगी? इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, या फिर ऐसे चली जाएगी. How we will decide that the rays of reflected light will go in which direction? कौन सी दिशा में रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी जाएगी? तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. कैसे? तो ये जो रे है ये वाला इंसिडेंट रे से कहा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने ड्रॉ की परपेंडिकुलर लाइन उसे नॉर्मल कहा जाता है. तो देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है. क्या बनता है? एंगल. उसे कहा जाता है इंसिडेंस एंगल.
क्या कहा जाता है, इंसिडेंस एंगल। अभी जब ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो रिफ्लेक्ट लाइट कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जितना ये एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बना के ये लाइट ट्रैवल करके निकल जाएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी कि 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 10 डिग्री क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज सेम। So this is the first law of reflection. As mentioned here, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay? Second, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. यानी कि कोई एक प्लेन होता है सरफेस, उसके अंदर ही इंसिडेंट रे, उसको ड्रॉ किया गया नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों ये एक प्लेन में ही लाई करते हैं। ओके, चलिए, सो दिस आर दी 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। ये लॉ जो है, यू आर फेमिलियर विद दी स्फेरिकल सरफेसेस ऑल्सो। स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी सरफेस कि जो एक स्फीयर का पार्ट हो, जैसे कि आपकी स्पून भी ले सकते हो घर पे जो स्टील की होती है। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मिरर बिकॉज इट इज शाइनिंग सरफेस। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई प्लेन मिरर हो तो उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता था कि ऑब्जेक्ट अगर आपने सामने रखा है तो उतने ही साइज का ऑब्जेक्ट आपको मिरर के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आपने मुंह सामने रखा तो उतने ही साइज का मुंह आपका दिखेगा, नॉट सो मच बिग, नॉट सो मच स्मॉल। ठीक है, और जितने डिस्टेंस पे मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगा। और जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे मिलेगी आपको इमेज, एक्चुअल में अपीयर नहीं कर रही होगी इसकी इमेज। और इरेक्ट यानी कि सीधी, उल्टी नहीं। ओके, चलिए। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is spherical mirrors. So these are called spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of sphere. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि spherical mirrors कैसे होते हैं, कोई एक sphere हो इस तरीके से, उसको कट करके बीच में से ये वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये वाला पोर्शन। सो इट इज मेड अप फ्रॉम द स्फीयर। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन डिटेल। स्फेरिकल मिरर्स, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। यानी कि स्फेरिकल मिरर की जो कर्व्ड सरफेस होती है, मतलब कर्वेचर वाली जो सरफेस होती है, वो या तो इनसाइड कर्वेचर होती है या तो आउटसाइड कर्वेचर। सपोज ये मिरर है, तो इस मिरर की इनवर्ड सरफेस कैसी है, कर्वेचर वाली है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड कर्वेचर टाइप मिरर। और जिस मिरर की आउटवर्ड सरफेस कर्वेचर वाली होती है, यानी कि ऐसे, ये वाली सरफेस कैसी है, आउटवर्ड कर्वेचर है। मतलब अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूं तो स्फीयर के 2 पार्ट में एक इनवर्ड कर्वेचर होता है और एक होता है आउटवर्ड कर्वेचर। ठीक है,
चलिए, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of sphere, is called the concave mirror. जो मिरर की अंदरूनी सरफेस कर्वेचर वाली होती है उस टाइप के मिरर को कनकेव मिरर कहा जाता है, जैसे कि ये वाला। whose reflecting surface is curved inwards, यानी कि ये सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, ये सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिव होती है। मतलब इसके ऊपर अगर कोई लाइट रेज आए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसके ऊपर जितने भी लाइट रेज आते हैं वो टोटली रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव और नॉन रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है। इसलिए हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो पीछे ऐसे क्यों मैं लाइंस करता हूँ, क्योंकि पिछली जो सरफेस है वो कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिव। नॉन रिफ्लेक्टिव का मतलब उसमें उसके ऊपर अगर कोई लाइट रेज गिरते हैं तो वो लाइट रेज बाउंस बैक यानी कि रिफ्लेक्ट करते नहीं है, इट विल एब्जॉर्ब्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ सरफेस। द मिरर in which the inward surface is non-reflective and outward surface is reflective, it is called convex mirror. देखो, wait. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror. The schematic representation of this mirror is shown in figure 10.1. You may note this diagram that the back of mirror is shaded. मिरर के पीछे का जो भाग है वो शेडेड कर दिया गया है। देखो, बेसिक डिफरेंस क्या है कनकेव में और कन्वेक्स में। आगे की सरफेस रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे जो आउटवर्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। और पीछे का भाग कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिव, यानी कि पिछले पार्ट को ऐसे शेडेड कर दिया है। और यहाँ पे पिछला जो भाग है जो कर्व्ड आउटवर्ड्स है उसको शेडेड कर दिया है। तो देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये कनकेव मिरर है, ये केव जैसा शेप बनाता है, और ये कन्वेक्स है, मतलब जिसकी आउटवर्ड सरफेस बाहर निकली हुई हो, ठीक है। You may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror. अभी हम समझ सकते हैं कि हमारे घर पे जो चम्मच होती है उसका अंदरूनी भाग कनकेव मिरर जैसे एक्ट करता है, और जो बाहरी भाग होता है, बाहरी सतह, वो कन्वेक्स मिरर के जैसे एक्ट करती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कशन रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर के नोमेनक्लेचर के बारे में पूरी डिटेल लेंगे। तब तक थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।